तो सबसे पहले इस वक्त पे बात करते हैं कि शॉर्टकट की सियासत किस तरह से हानिकारक है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के आम लोगों को और सियासी दलों को भी आगाह किया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर शॉर्टकट की सियासत से देश को सचेत होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने देश को इससे सचेत किया है, आम लोगों को सचेत किया है। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने इस विषय को एक बार फिर से जनता के बीच में उठाया। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की विकृत शॉर्टकट की सियासत करने वाले नेताओं को बेनकाब करने की उन्होंने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि यह विकृत राजनीति महज सत्ता प्राप्ति के लिए देश का पैसा लुटा देने की है। केवल सत्ता प्राप्ति इसमें उद्देश्य होता है। तात्कालिक लाभ लेने की मची होड़ के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तमाम राज्यों में इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और शॉर्टकट अपनाने वाले राजनीतिक दल देश के हर करदाता के दुश्मन हैं, क्योंकि उनके पैसे का अनाप शनाप प्रयोग करना उनकी एक तरह से उनका दुश्मन होना है। प्रधानमंत्री ने चुनावों के दौरान बड़े बड़े लुभावने वादे करने वाले नेताओं से आम लोगों को सचेत किया है। पीएम ने कहा है कि आज देश अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे तो देश की समृद्धि रुकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश समृद्ध होगा तभी लोग समृद्ध होंगे। फ्री बी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सहित चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की है, लेकिन हर चुनाव में गारंटी और फ्री बी की झड़ियां लगा दी जाती हैं। बिना रेवेन्यू का सोर्स बताए अगर वादे पूरा करने की व्यवस्था होगी तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं पर लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन से ही संतोष करना पड़ेगा और अमल में लाना इन्हें मुश्किल होगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं और अनिल कुमार बंसल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नीरज जी आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस स्थायी विकास की बात प्रधानमंत्री ने की है, उससे आपको नहीं लगता है कि सभी दलों को थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि जब करदाताओं की पैसे की बात होती है, टैक्स पेयर्स मनी की बात होती है, तो उसका समुचित और सही ढंग से प्रयोग होना चाहिए। फ्री बीज देना, गारंटी देना और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कहा जाए कि सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरह के वादे करना जो बाद में फीजिबल ना हो, ये करना ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इस बात में जरूर विश्वास रखती है कि कोई भी स्कीम अगर आप लेके आए तो उसका आपको एक रोड मैप, एक व्हाइट पेपर देना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जैसे न्याय स्कीम की बात की थी कि हर परिवार को 72,000 रुपए सालाना हम लोग दिया करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों ने एक पूरा खाका तैयार करके दिया था। चाहे वो डिफेंस की स्कीम्स की बात हम लोग जब कर रहे थे पेंशन की, तो हम लोगों ने डॉक्टर हुड्डा ने, जो कि इस पूरे स्कीम को बना रहे थे, उन्होंने एक खाका पेश किया। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री की बात को दो नजरियों से देखना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रंट पे तो जो उन्होंने कहा, इस बात से बिल्कुल हम लोग सहमति रखते हैं कि उलूल जलूल स्कीम्स को आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 2015 के अंदर तमिलनाडु में अम्मा मोटरसाइकिल स्कीम का उद्घाटन किया, तो हम लोग तो ये कहते हैं आप इसको दूसरे नजरिए से जरूर देखिए। शॉर्टकट की जो राजनीति है वो उन्माद फैलाकर की जाती है, और उस उन्माद को फैलाने में जो पार्टी नंबर 1 है, अगर उसके मुखिया ने कहा है
कि आप शॉर्टकट की राजनीति ना करें, तो ये उनको एक बड़ा संदेश है। फिस्कल डेफिसिट्स होना, सारी चीजें होना एक तरफ, लेकिन समाज के अंदर बंटवारा होना दूसरी तरफ। तो ऐसी शॉर्टकट की राजनीति हम लोग उम्मीद करेंगे कि कोई पार्टी ना करे। यानी कि आर्थिक जो इसके पहलू है, इससे आप सहमत है ना? इसके आर्थिक पहलू से सहमत है, बाकी चीजें तो ठीक है, राजनीति के हैं, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। और दूसरी बात है कि जब आर्थिक पहलू से आप सहमत है, जैसे आपने कहा कि जो भी स्कीम लेकर के आते हैं तो उसके लिए पहले से उसका रेवेन्यू मॉडल बताते हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर यह प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, क्या रेवेन्यू मॉडल बताया आपने हिमाचल प्रदेश के लिए? देखिए, हम लोगों ने तो क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को अच्छे तरीके से राजस्थान के अंदर लागू किया है, तो हमारे पास एक वो रेवेन्यू मॉडल है। आप ओपीएस से आगे बढ़िए, हमने तो छत्तीसगढ़ में हर घर से जो मवेशियों का गोबर है उसको उठा के मोनेटाइज कर दिया, उसके लिए हम लोगों को पैसे देते हैं। तो हमने तो अपने मॉडल्स को जहां भी इंप्लीमेंट किया वो सक्सेसफुल मॉडल की तरह चल रहे हैं। हम लोगों को नहीं, ये जो ओपीएस है, ओपीएस कैसे सक्सेसफुल मॉडल होगा, ये जरा बताइएगे। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम्स के जो हेड्स हैं उसकी जो टोटल डेफिसिट वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आती है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए निकल के आती है। ऑलरेडी चलती हुई पेंशन स्कीम में जो ऐड किया गया है 1400 करोड़ साल सरकार के बजट, आपकी आवाज हम कम है और उसके लिए सारी तैयारी की गई है। चलिए नीरज जी, आपके इस प्रश्न का जवाब जो है राकेश त्रिपाठी जी देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, दो बातें, एक तो उन्होंने कहा कि उन्माद फैलाते हैं और शॉर्टकट की राजनीति आप लोग करते हैं, ये एक राजनीतिक आरोप है जिसका आप जवाब देना चाहें तो दें। और दूसरी बात जो कहा कि आर्थिक जो पहलू है, जैसे अभी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल जैसा एक राज्य जहां पर आय सीमित है, किस तरह से इसको लागू करेंगे, इसको नीरज मिश्रा जी ने कहा है कि ये सारा जो खाका है उसका तैयार किया जा चुका है, राजस्थान में बहुत सक्सेसफुली लॉन्च है। जबकि जो मेरी जानकारी है राजस्थान में अधिसूचना जरूर जारी की गई है लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। देखिए, लोकतंत्र में लोक लुभावन बातें करके सत्ता में पहुंच जाना बहुत आसान होता है, बहुत कठिन होता है कि आप कठोर बातें कहिए जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो बातें कहने का आप साहस लेकर के आइए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के साहसिक निर्णय की बात की है, मुझे लगता है पूरे देश में एक राजनीतिक विमर्श इस बात को लेकर के जरूर होना चाहिए कि क्या आप शॉर्टकट के आधार पर आप लोक लुभावन बातें कह के सरकार में लाकर के देश को आप देश की आर्थिक प्रगति को में आप बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आज तमाम वैसे जो वित्तीय एजेंसियां हैं वो इस बात को कह रही हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में बहुत सुस्पष्ट व्याख्यायित करती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के वित्तीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। नीति आयोग इसको लेकर के स्पष्ट करती है, बावजूद इसके केवल लोक लुभावन तरीके से, और ये कह देना और करने में दोनों में अंतर होता है। आप जो राजस्थान को लेकर के कह रही है बिल्कुल ठीक है, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, पंजाब के तमाम सारे नागरिक सरकारी कर्मचारी हिमाचल में बाकायदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए गए। ये पंजाब में वो कहकर के तो आगे वादा करके आ गए, लेकिन वहां लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर इन बातों को लागू करने में राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा करके लोक लुभावन वादे करना, मुफ्त में स्कीमें बांटना, ये देश के लिए ठीक नहीं। देखिए, वेलफेयर स्टेट में यह आवश्यक है कि जो जरूरतमंद है, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का सिद्धांत है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सिद्धांत है कि जो अंतिम व्यक्ति है जिसको वास्तविक जरूरत है, जिसके पास पक्की छत नहीं है, जिसके पास खाने को अनाज नहीं है, जिसके पास पीने के लिए पेयजल नहीं है, जिसके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिसको चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, उसको ये मूलभूत आवश्यकताएं देनी चाहिए। लेकिन किसी के बिजली के बिल माफ कर दिए जाए, किसी को परिवहन में बसों में उसके टिकटों की छूट कर दी जाए, आप कहीं पर अगर मुफ्त में वाईफाई देने लगे, मुफ्त में इंटरनेट के कनेक्शन देने लगे, मुफ्त में केबल के कनेक्शन देने लगे, आप बेरोजगारी भत्ता बांटने लगे, आप लैपटॉप और टैबलेट बांटने लगे, आप मुफ्त में स्मार्टफोन बांटने लगे, तो ये बातें ठीक नहीं है। हाँ, अगर प्रतिस्पर्धा के लिए आप प्रोत्साहन के स्वरूप में विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए आप टैबलेट, लैपटॉप या इस प्रकार के स्मार्टफोन डिवाइसेस देते हैं ताकि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा का वातावरण उत्पन्न हो, जिसमें
जो मेधावी है, सिलेक्टेड है, आप उनको अगर देते हैं, उनके पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए देते हैं, रुचि बढ़ाने के लिए देते हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए देते हैं, तो निश्चित तौर पर जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन आप केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कि इन वस्तुओं को देकर के कैसे वोट पाया जाए, ये देश के लिए नुकसानदेह है। और ऐसी देश के लिए नुकसानदेह बातों को लेकर के खुलकर विमर्श होना चाहिए। और गुजरात के परिणाम ने तो स्पष्ट कर दिया कि गुजरात की महान जनता ने इस फ्री की योजनाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की गंभीर विमर्श लेकर के आनी चाहिए, जिसमें देश पहले होना चाहिए, दल बाद में होना चाहिए। सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन देश बने रहना जरूरी है, देश का आगे बढ़ना जरूरी है। जी राकेश जी, अनिल कुमार बंसल जी को जोड़ेंगे। नीरज मिश्रा जी, अभी फिलहाल अनिल जी को इस पे जोड़ते हैं। अनिल जी, स्थायी विकास की जब बात होती है, क्या उस विजन को अब समझने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, और वक्त है कि जब देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और हम ये कह रहे हैं कि ये अमृत काल है, अगले 25 वर्ष बहुत जूझ करके, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तो ऐसे में जो हमारी पॉलिसीज हो वो भी बेहतर होनी चाहिए। स्थायी राजनीति की जो स्थायी विकास की जो बात होती है उसकी समझ डेवलप करनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों को भी। देखिए, हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ जो युवा वर्ग है हमारे पास बहुत अधिक है। तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी कहा था कि हमको इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। निश्चित रूप से आज हम जापान में देख रहे हैं, और कई देश हैं जो विकसित देश है, लेकिन वहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, युवा आबादी नहीं है। युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको अगर पूरा करना है तो हमको देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना ही होगा। और आज की आवश्यकता क्या है? हमने 1990-91 का दौर देखा है, जब हमको पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी और हमें देश का सोना गिरवी रख के वहां से हमको लाना पड़ा था, लंदन में रख के, तब हमको ये नौबत आ गई थी। हमने पड़ोस के देश में श्रीलंका में भी आर्थिक बदहाली का हालत देखी थी। सरकार दुनिया भर की खैरात बांटती है और अपने रेवेन्यू और आय के स्रोत को मजबूत करने की कोशिश नहीं करती है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल वास्तविकता है। ये सभी को, इस पर मैं ये खाली किसी दल विशेष का नाम नहीं लूंगा, सभी दलों को मिलकर इस पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था, अभी जो हमारे भाई जी ने चर्चा की कि भाई आप पहले ये तय करिए कि कैसे आप लाएंगे, आपके पास रोड मैप क्या है इसका, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस तरह की बंदिश लगाने के हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सभी दलों को स्वतंत्रता है, वो लोगों से कुछ भी वायदे कर सकते हैं, पर जनता उनसे ये पूछ सकती है, मुझे लगता है कि भाई आप कहां से लाएंगे। जी, निश्चित तौर पर पेंटिंग की एक चर्चा थी कि भाई पेंटिंग लगाई तो किसी ने कहा इसमें ये कमी वो कमी, जब कहा गया इसमें आप संशोधन करो तो एक भी किसी ने चेंज नहीं किया। तो पहले हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम जो खर्च करने वाले हैं, देखिए सरकार ने जब विदेशी संस्थाएं भी कर्ज देती हैं या सहायता देती हैं तो वो देखती हैं आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, ये जो सारे प्रश्न है, दरअसल यही मूल प्रश्न है कि जो इस तरह की तमाम वादे किए जाते हैं। नीरज जी, अब चर्चा को बंद करेंगे, अगली बार फिर आपको जोड़ेंगे, इन ऐसे विषयों पर बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जब ऐसे विषय पर जब बात होती है तो टैक्स पेयर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जो आम लोग हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ में अनिल जी ने कहा कि दरअसल जनता को इस पर निर्णय लेना है कि अगर इस तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है, तो जो आम लोग हैं वो जरूर ऐसे दलों को नकार सकते हैं। गुजरात शायद इसका एक मॉडल सामने बनता हुआ दिखा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। नीरज जी आपका भी शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया, और अनिल कुमार बंसल जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए।